तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम यहां बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर की। इकोनॉमिक्स की कोई न्यूज़ चर्चाओं में रही, उसको हम यहां पर बहुत इजी लैंग्वेज में जो आम जनता समझ सके, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हो, बीए बीएससी ऐसे सब्जेक्ट रहे, वो इजीली आराम से इसको समझ सकते हैं। ऐसा यहाँ पर हम डिटेल में उस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। और जनरली वो ज़्यादातर न्यूज़ वही लेता हूँ मैं जिसको कॉमन मैन को भी जानना जरूरी है, केवल स्टूडेंट को नहीं। स्टूडेंट के लिए तो काम का है ही सही, एग्जाम के लिए, लेकिन साथ में कॉमन मैन को भी वो न्यूज़ जानना जरूरी होता है। आम जीवन में कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है। ऐसी न्यूज़ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो कल परसों दोस्तों, एक दो दिन पहले की न्यूज़ है, न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। सेंटर अनवेल्स दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। तो भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका एक मिनिस्ट्री है, आप सब जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने क्या किया था, एक ऐप बनाया। किस नाम से? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। बेसिकली जो REI करके एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, मिनी रत्ना, ये राजस्थान, वही राजस्थान में है जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये मनी रत्ना कंपनी, इस कंपनी ने बनाई थी। तो इस कंपनी ने जो ऐप बनाई, उसको जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे महेंद्र नाथ पांडे जी, इन पांडे जी ने इसका इनोवेशन किया था। तो इसका बेसिकली उद्देश्य यही था कि जो आप जानते हो, जो सरस वगैरह दूध की जो डेयरी होती है, ये किसानों से या जो दुग्ध पालकों से क्या करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं। तो ये मिल्क कलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली ये ऐप लॉन्च की गई थी। हालांकि कोई इस न्यूज़ में कोई ऐसी दमदार बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पूछ भी नहीं रहा एग्जाम में कि भाई दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है। लेकिन इस बार ना मुझे ये आ गया कि आपको आज मैं दूध के बारे में बताऊंगा। मिल्क प्रोडक्शन कहाँ है, एक ज़माने में हमारे पास बहुत कम मिल्क प्रोडक्शन हुआ था, हम फॉरेन से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। कहाँ आज हम दुनिया का वर्ल्ड्स नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क के। बहुत कम चीज़ें ऐसी है इंडिया में जो उसका इंडियन क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। न तो अब फल फ्रूट में, न हम सब्जी में, न हम गेहूँ में, न हम चावल में, किसी में भी हम नंबर 1 नहीं है। तो दूध उत्पादन में हमने ऐसा क्या किया जिससे हम नंबर 1 बन गए? तो बेसिकली जो दूध उत्पादन इतना बड़ा, इसको कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। और इस वाइट रेवोल्यूशन को लागू करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक, वाइट रेवोल्यूशन। इस वाइट रेवोल्यूशन को लागू करने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड 3 फेज हो चुके हैं अब तक इसके। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप लोग जानते हो 1947 आज़ादी के टाइम, जब हम इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, हमने आज़ादी प्राप्त की, तब इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे पास न तो फूड ग्रेन था खाने के लिए, हम के लिए पर्याप्त गेहूँ चावल वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, न मोटा अनाज प्रोडक्शन होता था, न हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन था, न हमारे पास कोई इंडस्ट्री में जैसे कि सुई से लेकर कुछ भी मतलब प्रोड्यूस नहीं होता था। इंडस्ट्री बेस जीरो था, नियर टू जीरो था इंडस्ट्रियल बेस, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, तरक्की किया इंडस्ट्री बेस के लिए। आप लोग जानते हो, नेहरू जी ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी अपनाई, उसमें कई सारे हैवी इंडस्ट्री के प्लांट लगाए गए, स्टील प्लांट वगैरह लगाए बड़े बड़े स्तर पर, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़े। ऐसे फूड ग्रेन के लिए आप सबको पता है क्या किया गया था, एक ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के फार्मर्स द्वारा 1966 के आसपास में, जिससे क्या हुआ, हमारे देश में इतना पर्याप्त मात्रा में गेहूँ चावल हुआ कि आज हम दुनिया को व्हीट और राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा व्हीट और राइस प्रोडक्शन है, काफ़ी ज़्यादा। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया के देशों को। लेकिन दोस्तों, इसी प्रकार से गेहूँ चावल की लगभग नियर टू इम्पोर्टेंट है मिल्क भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूध और चावल है। दूध और चावल से कम इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी के जीवन में, कॉमन मैन के जीवन में डेली उपयोग के लिए मिल्क का काफ़ी यूज होता है। आप सब जानते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए दूध पिलाते हैं। तो दूध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब, चाहे वो दूध से बने हुए पनीर हो, चाहे दूध से बने दही हो, या छाछ हो, या मिल्क प्रोडक्ट हो, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आज़ादी के टाइम हम भी वही स्थिति थी, हम देश में मिल्क प्रोडक्शन नाम मात्र के बराबर था, मतलब बहुत काफ़ी कम था, मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कम था। हम कई सारे मिल्क प्रोडक्ट तो इंपोर्ट करते थे, स्पेशली क्या, दूध तो इंपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जैसे मिल्क पाउडर, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा ना, दूध पाउडर के डब्बे आते थे, उनसे चाय बनाया करते थे। कई जगह देखा होगा, उसको कोरे में खा जाया करते थे, वो टेस्टी लगता था, बिल्कुल वाइट वाइट सा आता था, जो मुंह में चिपक जाया करता था। तो ये मिल्क पाउडर का भी इंपोर्ट किया करते थे। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने कहा कि क्या किया जाए, भाई देश को मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ावा देना है, तो कैसे करना है? तो इसके लिए
कुछ प्रोसेस किया। बेसिकली ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था अमूल के लीडरशिप में, अमूल की लीडरशिप में गुजरात से स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा सा अब इसका हुआ था। इसी को क्या कहते हैं, इसी को व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। 1970s में 80s में एकदम से देश में दूध उत्पादन काफ़ी बढ़ गया और देश पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया मिल्क का। तो अब आप जानते हो रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है। क्रांति का सिंपल सा मतलब होता है कम टाइम में कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाना या बढ़ जाना, उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। तो एक ग्रीन रिवोल्यूशन इसको कहा गया। इस रिवोल्यूशन को लागू करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसके 3 फेज थे। सबसे पहले 1970 में चलाया गया था। अभी डिटेल में देखेंगे दोस्तों इनको, तो एक बार आप मोटा मोटी समझ गए होंगे। तो आप कैसे इसको, भाई दूध को प्रोडक्शन बढ़ावा देना है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ावा देना है, मिल्क के प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो बटर हो, चाहे वो चीज़ हो, ऐसी सब चीज़ों को प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। तो भारत ने दूध को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली कोऑपरेटिव सिस्टम अपनाया। कोऑपरेटिव सिस्टम अपना, आप लोग जानते हो कोऑपरेटिव को कई जगह पे इस्तेमाल किया गया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी की गई थी लेकिन फेल थी। केवल इंडिया में जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ना, वो सबसे अच्छा दूध में मिल्क में लागू हुआ है और काफ़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। पूरी दुनिया में इसका तारीफ की जाती है। स्पेशली अमूल का तो सुना होगा नाम अमूल का आपने। तो अब कैसे इसको किया जाए, रणनीति क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDP, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये NDDP बेसिकली है ना, सरकार ने नहीं, पार्लियामेंट ने बनाई, संसद के ने कानून बना के इस संस्था की स्थापना करी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जिसका काम क्या था, देश में डेयरी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ये एक नोडल संस्था थी। भाई दूध उत्पादन के लिए अलग से एक संस्था बना दी ताकि वो पूरे देश में इसकी मॉनिटरिंग कर सके, दूध के उत्पादन को बढ़ावा दे सके। इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली आनंद में है। आनंद गुजरात में एक कस्बा है या सिटी है, यहाँ पर इसका। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का थोड़ा सा डिटेल में आपको याद रखना, ये एक स्टेचुरी संस्था है, मतलब पार्लियामेंट ने कानून द्वारा इसको बनाया गया था। 1965 में इसकी स्थापना हुई। पूरे देश में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आनंद गुजरात में। एक तो ये बात ये होगी, ठीक है यहाँ तक। दूसरा अब स्ट्रेटेजी कैसे अपना कोऑपरेटिव में, देखो दूध का अलग से संकट है। सपोज करो ये एक विलेज है, विलेज में ना कई सारे लोग जो डेयरी का काम कर रहे हैं, मतलब सपोज करो पशुपालन कर रहे हैं। ये सब एक किसान है, 4-5 डेयरी दुग्ध पालक है। अब इसकी जो खपत होती है बेसिकली सिटी में होती है। सपोज करो ये बांसवाड़ा का कोई गांव है, अब इसकी दूध की खपत है जयपुर में, बड़े शहरों में, जोधपुर में, गांव में तो लगभग हर आदमी की गाय भैंस होती है, तो वहाँ इतनी डिपार्टमेंट नहीं होती। कोटा में हो सकता है, उदयपुर में हो सकता है। तो ऐसे बड़े शहरों में इसकी दूध की डिमांड होती है। अब ये आदमी सपोज करो 2 लीटर दूध सरप्लस पैदा कर रहा है, इसके पास गाय भैंस थी, 2 लीटर दूध पैदा हो गया। तो अब ये 2 लीटर दूध का करेगा क्या, 2 लीटर का कहाँ बेचने जाएगा। कोई बड़ा जरूर होगा, जैसे सपोज करो कोई बड़ा दूध का काम कर रहा है, सपोज करो 50 लीटर, तो ये तो खुद क्या करेगा। हम देखते हैं मोटरसाइकिल पर चरे पे बांध के ले जाते हैं और सिटी में बेच के आ जाते हैं। पहले तो घर घर जाते थे, आधा लीटर दूध उसको दिया, आधा इसको दिया। लेकिन बाकी जो छोटे छोटे जो दूध पैदा कर रहे हैं 2 लीटर 4 लीटर, किसके पास सरप्लस हुआ, इसका किसे क्या करेंगे। अब ये क्या कहाँ बेचने जाएगा, 2 लीटर ये कस्बे में बेचने जाएगा तो इसका मोटरसाइकिल तेल में खत्म है, न इससे कोई कलेक्शन करना घर पर गाँव में आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में गुजरात में बेसिकली एक कोऑपरेटिव का मॉडल अपनाया गया। गुजरात के खेड़ा जगह थी, वहाँ पर कोऑपरेटिव मॉडल अपनाया गया, जो पूरी इंडिया में फिर बाद में लागू किया गया। जैसे राजस्थान में अभी सरस का चलता है, ये भी तो एक क्या है, कोऑपरेटिव डेयरी तो है, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो वहाँ पे एक कोऑपरेटिव डेयरी का मॉडल अपनाया गया। कैसे किया गया, जैसे गाँव के ये सब जितने भी दूध पैदा करते हैं ना, इनका क्या कर दिया, एक कोऑपरेटिव बना दी, विलेज मिल्क कोऑपरेटिव बना दी, सपोज करो, ठीक है, विलेज मिल्क कोऑपरेटिव बना दी। अब सपोज को जितने सपोज को 40 किसान है, अभी 40 किसान के पास क्या हो, सपोज को इन्होंने दूध एक जगह इकट्ठा कर लिया, ये दूध हो गया 200 लीटर, ठीक है। तो अब इस 200 लीटर दूध को एक साथ इकट्ठा करना आसान है, कोई मशीन भी लगाएंगे जिससे दूध की क्वालिटी चेक कर सके तो भी आसान है, पूरे गाँव में एक मशीन लग जाएगी। फिर इन विलेज कोऑपरेटिव में क्या किया, सबसे नीचे होता है विलेज जो मिल्क डेयरी कोऑपरेटिव, इसके बाद में होता है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्ट्रिक्ट जो मिल्क फेडरेशन होता है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, ये फिर मिलके इसको बनाते हैं। फिर सबसे टॉप पे जो अपेक्स बॉडी होती है, जैसे राजस्थान में स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन होती है, स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैसे राजस्थान में क्या है
RCDF है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो ये तीन सिस्टम है। अब गवर्नमेंट को भी आसान है, गवर्नमेंट क्या करेगा, सीधा इसको RCDF को कुछ पैसा दे देगा। अब RCDF पूरे राजस्थान में क्या करेगा, हर गांव में ऐसे कोऑपरेटिव बना के यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट बना देगा। यहाँ से ये जो दूध जाएगा जिले में क्या करेगा, बड़े बड़े प्लांट बना देगा आराम से, वहाँ पे जो चिलिंग प्लांट वगैरह होगा जहाँ पे आराम से उसको प्रिजर्व करके रख सके। और साथ में इतनी बड़ी संस्था काम कर रही है, तो ये क्या कर सकता है, दूध से दही बनाने का प्लांट, दूध से पनीर बनाने का प्लांट, जैसे सरस के कितने सारे प्लांट आते हैं, सरस के सब चीज़ें आती है, सरस के पनीर आता है, सरस की चीज़ आती है, सब कुछ आती है। तो ये बड़ा प्लांट भी लगा सकता है, बड़े मात्रा में निवेश कर सकता है। तो ये मॉडल अपनाएगा गुजरात में इसका कोऑपरेटिव फेडरेशन का, और ये काफ़ी सफल रहा। और ये ना गुजरात में बेसिकली देखो, जो अमूल है ना, ये अमूल कोई संस्था नहीं है। अमूल तो क्या है, एक मार्केटिंग का नाम, मार्केटिंग ब्रांड का नाम है, मार्केटिंग ब्रांड का नाम है। गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन पूरा नाम होता है इसका, सही नाम गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो ये मॉडल काफी ज्यादा सफल रहा गुजरात में जो अपनाया। तो देखा देखिए भाई, पूरे राजस्थान के दुनिया, मतलब इंडिया के हर राज्य ने इसको अपनाया और उसका अपना एक ब्रांड नेम दिया। जैसे राजस्थान में क्या कहते हैं इसको, राजस्थान की जो डेयरी है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इसकी जो ब्रांड का नाम क्या है, सरस है। गुजरात में क्या है, गुजरात में हम जानते हैं अमूल है। और MP में क्या है, MP में आप लोग सुनते होंगे तो MP में सांची नाम से दूध चलता है। गुजरात, कर्नाटका में भी विवाद भी हुआ था काफ़ी, कर्नाटका में नंदिनी नाम से चलता है डेयरी, नंदिनी नाम के दूध की थैली मिलेगी आपको। तो ऐसे हर राज्य ने अपने अपने कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाई और उनका एक ब्रांड नाम दिया। लेकिन ये सब अमूल से ही इंस्पायर्ड थे। अमूल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत भी कुछ कर सकता है, और अमूल की जो सफलता है ना, वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। पूरी दुनिया में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड वगैरह, सब में क्या होता है, अमूल की सफलता एक गांव के गरीब किसानों ने मिलकर कैसे इसको तरक्की करके इतनी बड़ी संस्था बना दी अमूल जैसी संस्था को, और इंडिया को क्या कर दिया, नंबर 1 प्रोड्यूसर बना दिया दूध में। ये एक बहुत आश्चर्य की बात है काफी, और इंडिया के लिए बहुत सम्मान की बात है कि अमूल जैसी संस्था ने काम किया। लेकिन ये काम नहीं हो सकता था। ये काम के लिए एक भारत में चमत्कारिक व्यक्ति थे। जैसे भारत को डिफेंस में मजबूत बनाने के लिए APJ कलाम का नाम आता है, ऐसे ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आप में से शायद ही कोई होगा जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। बेसिकली केरला के एक साइंटिस्ट है। बाद में इनको फिर है ना गुजरात में बुलाया गया, और यहीं आनंद में, जो आनंद और आसपास के जिलों में इन्होंने काम किया, और इनके नेतृत्व में कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप किया गया दूध को। और इन्होंने क्या किया गया, अमूल ब्रांड को बना के और उसको पूरी इंडिया में प्रमोट किया, काफ़ी बड़े मात्रा में दूध प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। इसलिए इनको क्या कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का दुग्ध मैन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। या इनको है ना फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, भारत में सफेद क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम याद रखना, जो बिल्कुल क्या है, सिनोनिमस है किसके साथ में, व्हाइट रिवोल्यूशन के साथ में। तो अब दोस्तों हम शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो, आप इनका फोटो देख सकते हैं, श्रद्धांजलि जी सबको 2-4 साल पहले शायद इनकी डेथ हो गई थी, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये महानतम पर्सन थे जिन्होंने भारत को क्या किया, दूध उत्पादन में नंबर 1 बनाया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये आपने न्यूज़ पढ़ ली होगी, न्यूज़ में सिंपल सा याद रखना है, दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप नाम की कोई मोबाइल ऐप बनाई थी। ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंस बात नहीं है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने पढ़ी वो डिटेल की बात है। अभी देख सकते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन वैसे अब दोनों एक सिनोनिमस दिखते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड। देखो व्हाइट रिवोल्यूशन का मतलब है दूध उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देना। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया ऑपरेशन फ्लड करके, जिसके फेज चलते हैं बीच बीच में। जैसे फेज वन 1970 से 1980 तक चला, फिर 1 साल का गैप दिया, फिर फेज 2 चलाया 1981 से 1985, ऐसे फिर लास्ट में फेज 3 चलाया। इन अलग अलग फेज में अलग अलग काम किए गए, जिससे देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला। तो सबसे पहले न्यूज़ देख सकते हैं, भारत सरकार ने क्या किया, लॉन्च दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च करी। जो किसने डेवलप करी थी, एक संस्था है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, रील। ये भारत सरकार की पब्लिक कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री महेंद्र नाथ पांडे जी ने इसको लॉन्च किया गया। अब तो व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है भाई, 1960-70 के दशक में भारत में तो क्या हुआ था, सबसे पहले तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, इसको क्या कहा गया, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। फिर बाद में 1970 में देश में तेज गति से दूध का उत्पादन बढ़ावा दिया, इसी को क्या कहा गया, इसी को व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, और इतनी वृद्धि हुई कि हम दुनिया में नंबर 1 बन गए।
ये सब काम के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा, नोडल संस्था कौन सी थी, तो पूरे इंडिया में डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक अलग से संस्था है जिसका नाम है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था और 1965 में जिसकी स्थापना हुई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर में काम करती है, फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्री के अंडर ये काम करती है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये नोडल डिपार्टमेंट है, हेडक्वार्टर कहाँ है, आनंद में है, ये याद रखना। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, आनंद में है। ठीक है, यहाँ तक बात। तो इंडिया में डेयरी सेक्टर कॉर्पोरेट उसमें क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव में डेवलप हुआ, ये तो मैंने बता दिया था आपको। हर राज्य में एक एक अपने अपने कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाए। जैसे गुजरात में क्या किया, गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसके ब्रांड नेम क्या है, अमूल है। राजस्थान में क्या है, कोऑपरेटिव का नाम RCDF। देखो कोऑपरेटिव संस्था का नाम अलग है और उसको तो ये सरस जो अमूल कहते हैं ना, ये ब्रांड नेम है भाई। जो वो दूध बेच रही है वो ब्रांड नेम अमूल से बेच रही है, संस्था का नाम तो अलग है। ऐसे RCDF राजस्थान में सरस नाम से बेचती है, कर्नाटका में नंदिनी नाम से बेचती है, MP में सांची, दिल्ली के आसपास आप लोग जानते हो मदर डेयरी के ब्रांड नेम से चीज़ें चलती है। अभी सबके में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका आती थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की थी, मिल्कमैन ऑफ इंडिया थे, केरला से थे बेसिकली, और इंडिया में क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो व्हाइट रेवोल्यूशन को लागू करने के लिए देश में कौन सा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, इसका भी नाम याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो बाढ़ रोकने से नहीं है कि भाई गुजरात में तूफान आया तो उसको रोकने से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से। इसके अब तक 3 फेज हो चुके हैं। फेज 1 1970, 1980, इसमें जो मिल्क पाउडर वगैरह, बटर ऑयल इन पे के प्रोडक्शन पर बल दिया गया। शुरुआत में क्या किया गया, जो बड़े बड़े जो मिल्क शेड थे जहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या होता है, दूध पैदा होता है, ऐसे 18 को चुना और फिर 4 महानगरों को इनसे सप्लाई की गई। 4 जो 18 जिसमें बड़े बड़े मिल्क शेड थे जहाँ पर हजारों गायें भैंसें होती है, उनको चुना और उनको फिर क्या किया गया, उनकी सप्लाई कॉन्टेक्ट की गई 4 महानगरों से, जो 1970 से 1980 में चला। इतना रामका ने ध्यान रखने की याद नहीं, बस हमको इतना याद रखना है। फेज 1 था 70 से 80, फेज 2 81 से 85 चला गया, जिसमें क्या किया गया, मिल्क शेड की संख्या बढ़ाई गई और ज़्यादा सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप किया गया। अर्बन मार्केट की भी संख्या जो ये पहले कितने थे, केवल 4 मेट्रो सिटी थी, उसको बढ़ा के 100 के ऊपर किए गए। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं याद रखने की, लेकिन ये याद रखना फेज 3 स्टार्ट हुआ 1985 से 1996। इसमें क्या किया गया, जो विलेज में जो कोऑपरेटिव संस्था बनाई थी ना, उन कोऑपरेटिव संस्थाओं को मजबूत किया गया गवर्नमेंट ने। कोऑपरेटिव संस्थाओं को मजबूत किया गया, गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। जैसे नए नए चिलिंग प्लांट लगाए गए, गाँव में जो कलेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पर मशीन होती है जो उसके फेट नाप के पैसा देते हैं, वो ऐसी मशीनें लगाई गई। कई सारी नई डेयरी संस्थाएं खोली गई, कई सारी नई गाँवों में जहाँ पर डेयरी कोऑपरेटिव नहीं थी वहाँ पे कोऑपरेटिव खोलेगी, सरकार ने दिल खोल के पैसा खर्च किया गया। इसमें फेज 3 में, ये फेज 3 सबसे ज़्यादा सफल रहा था। यहाँ तक ठीक थी बात। अब इसमें लेटेस्ट में एक लेटेस्ट डेटा था, अभी जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, इसका वीडियो बनाया था मार्च 2023 में। भारत सरकार ने बेसिकली एक जो पशुपालन से संबंधित डेटा जारी करता है, भाई मिल्क में कितना प्रोडक्शन है, अंडे में क्या स्थिति है, मीट प्रोडक्शन में इंडिया की क्या स्थिति है, तो इसके लिए एक डेटा जारी करता है जिसको कहते हैं बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। ये रिलीज हुई थी कब, मार्च 2022 में, मार्च 2023 में, इसी साल रिलीज हुई थी, लेकिन इसमें डेटा कब का है, 2022 में। तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दोस्तों इंडिया में टोटल 221.06 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आगे का डेटा है वो याद रखने की जरूरत है। और पहली बार, काफ़ी सालों बाद, मतलब काफ़ी पहली बार राजस्थान ने यूपी को पार कर गया। देखो आज दिन तक यूपी बहुत बड़ा राज्य है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या भी है, वहाँ पे पशु भी ज़्यादा है। तो यूपी है ना, हमेशा दूध उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 था। यूपी में हम जानते हैं ब्रज का एरिया है जहाँ गायें खूब होती है, तो है ना, हमेशा ऐसे यूपी नंबर 1 पर था इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन पहली बार राजस्थान क्रॉस कर गया किसको, यूपी को। राजस्थान पूरे इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बन गया। ये हमारे लिए, राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है। सेकंड नंबर पे यूपी है। तो ये डेटा आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन से स्टेट में हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है दोस्तों। और एक व्यक्ति के अगर इसमें जो प्रोडक्शन में टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड करें तो एक प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्ध हो रहा है ना वो 444 ग्राम है। ये याद करने में ईजी रहेगी, 444 ग्राम में। तो ये लेटेस्ट डेटा इसका था, ये मैंने बता दिया। और यूपी नहीं है, पुराना डेटा अगर आप कहीं पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में तो वहाँ तो क्या वो लिखा रहेगा, यूपी लिखा रहेगा, लेकिन यूपी नहीं है, यूपी को क्रॉस कर गया राजस्थान। तो राजस्थान इज नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। चैलेंज, अब कुछ चैलेंजेस भी है डेयरी सेक्टर में, कई सारी समस्याएं। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जो पशुपालक है उनको पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिल रहा। डेयरी फार्मर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर
प्रॉपर प्राइस फॉर मिल्क सप्लाई। जो डेयरी फार्मर क्या कर रहे हैं, अपना मिल्क को सप्लाई कर रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा तो इनको इंटरेस्ट रहेगा क्या प्रोडक्शन का, तो इनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। एक दूसरा जो कई जगह पर देखो जो गाय भैंसों के लिए पशु आहार आते हैं, जैसे कपिला पशु आहार वगैरह, तो इनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, और किसान को जो प्राइस मिलती है पर लीटर दूध की वो बढ़ नहीं रही, तो किसान का खर्चा बढ़ रहा है, आय नहीं बढ़ रही, तो फिर क्या होगा, किसान को एक तरह से उतना प्रॉफिट या उतना मार्जिन जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। एक दूसरी समस्या है इसमें लंपी डिजीज का, तो हमको पता है इसे। एक दूसरी समस्या कि देखो जो मिल्क है ना, मिल्क वो वेजिटेबल के साथ यही समस्या है, जैसे टमाटर वगैरह के साथ में मिल्क क्या पेरिशेबल प्रोडक्ट है, खराब होने वाली है, 2 घंटे भी अगर ढंग से ठंडा नहीं रखा ना तो तुरंत खराब हो जाता है। तो फिर ऐसे सिस्टम क्या करना चाहिए, हमारे साथ कोल्ड चेन बहुत मजबूत होनी चाहिए। कोल्ड चेन जहाँ पर ठंडा जो होते हैं कूलिंग प्लांट वगैरह, वो बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत काफ़ी ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, छोटे लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कोल्ड चेन की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या होता है, कई बार बड़ी मात्रा में दूध की बर्बादी हो जाती है, किसान के पास भी और खुद ये कोऑपरेटिव संस्थाओं के पास भी, जैसे सरस के पास भी दूध की बर्बादी हो जाती है। तो देश में क्या करना चाहिए, कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जिससे क्या हो, दूध की बर्बादी ना हो। तो दोस्तों अभी के लिए फिर इतना ही, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।